Hello everyone, welcome, and today we are going to learn about gradient descent, how models actually learn. Okay, so basically the main question which arises here is why, how. Okay, these are two main questions, like why we are even learning this thing, why we are concerned about gradient descent, and how this helps any model to learn any particular concept. Okay, so let's get started. यहाँ पे हम आज देखेंगे ग्रेडियंट डिसेंट है क्या. ठीक है, ग्रेडियंट डिसेंट क्या है और ग्रेडियंट डिसेंट कैसे हेल्प करता है मॉडल को लर्न करने में, उसकी चर्चा आज हम करने वाले हैं. वाई ग्रेडियंट डिसेंट मैटर्स. ओके, तो ग्रेडियंट डिसेंट मैटर क्यों करता है. बेसिकली it's the core learning algorithm behind most ML models. It is used in linear regression, logistic regression, and neural networks along with deep learning models. It optimizes parameters by reducing step by step. What it reduces? It reduces errors. Okay, and without it, model cannot learn pattern efficiently. तो यहाँ पे जो मेन इसके पीछे का फंडामेंटल वो कुछ इस प्रकार है कि ये हर मॉडल के पीछे का कोर एल्गोरिदम है जिससे हमारे मशीन लर्निंग मॉडल कुछ सीख पाते हैं. ठीक है, ये लीनियर रेग्रेशन, लॉजिस्टिक रेग्रेशन, न्यूरल नेटवर्क्स और डीप लर्निंग, इन सभी टॉपिक्स के बारे में हम आगे विस्तृत चर्चा करेंगे. तो ये उन सब के पीछे का एक, आप ये मान के चलो कि रीढ़ की हड्डी है. ठीक है, इट ऑप्टिमाइजेस पैरामीटर बाय रिड्यूसिंग एरर स्टेप बाय स्टेप. तो ये एक चंक में सब कुछ नहीं करता. जैसे आप मान के चलो कि आप कोई विशेष डिश बना रहे हो. ठीक है, आपको एक्सपीरियंस नहीं है ज़्यादा, आप बना रहे हो, तो नमक को आप टेस्ट कर करके, आप रेस्टोरेंट में अगर शेफ़ हो, ठीक है, आपको आइडिया नहीं है ना कि आपका नया नया असाइनमेंट है, आपको आइडिया नहीं है कि आपको कैसे बनानी है ये डिश, नमक ज़्यादा नहीं हो जाए, इसलिए आप सबसे पहले नमक कम ही डालते हो. ठीक है, फिर धीरे धीरे जब आपको लगता है कि अब हमारी डिश रेडी हो गई है, तब आप एक बार टेस्ट करते हो वेदर इट इज़ राइट और रॉन्ग. ठीक है, अगर सब कुछ सही है देन इट्स ओके. अगर कुछ भी कमी है, जैसे नमक की ही कमी है, तो आप दोबारा थोड़ा सा नमक डालोगे, फिर टेस्ट करोगे. तो ये कुछ इसी प्रकार की प्रोसेस है कि स्टेप बाय स्टेप जो एरर्स हैं उनको रिड्यूस करना. विदाउट इट मॉडल कैन नॉट लर्न पैटर्न्स एफिशिएंटली. सो इसमें है क्या कि इसके बिना मॉडल हमारा सीखेगा तो, बट एफिशिएंटली सीखेगा ऐसा ज़रूरी नहीं है. ठीक है, द कोर आइडिया. तो आप ये समझो कि कोर आइडिया क्या है. Gradient descent find parameters value like weights that minimizes loss function. Think of it as like you are taking small step in the direction of reducing error. Okay, तो यहाँ पे gradient descent क्या है. Gradient descent यहाँ पे देखता है, वो पैरामीटर्स को फाइंड आउट करता है. ठीक है, जो हमारे लॉस फंक्शन को रिड्यूस करने में हेल्प करेंगे. जैसे अब मैं बात करता हूँ कि आप अगर यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर में हो और आपको जाना है ग्राउंड फ्लोर में, तो फर्स्ट फ्लोर से आप स्मॉल स्मॉल स्टेप लेके सीढ़ी की सहायता से जाते हो. ठीक है, आप डायरेक्टली जंप कर सकते हो, लेकिन इसमें आपके हाथ पांव टूट जाएंगे. ठीक है, तो यहाँ पे हम छोटे छोटे स्टेप ले रहे हैं, यहाँ स्टेप ले रहे हैं. अब यहाँ स्टेप आने के बाद फिर हमारी जो हाइट है वो कम हो गई, फिर ये स्टेप ये स्टेप ये स्टेप ये स्टेप ये स्टेप, और फाइनली वी आर ऑन द ग्राउंड. तो ये भी कुछ इसी प्रकार काम करता है. ठीक है, एक स्टेप लिया, फिर उसके बाद कैलकुलेशंस की, फिर उसके बाद फिर अगला स्टेप लिया, कैलकुलेशंस की. तो ये कुछ इसी प्रकार से काम करता है. ठीक है, और इसको आप कुछ इस फॉर्मूले से भी देख सकते हो कि यहाँ पे आप कुछ ये मान के चलो कि न्यू वैल्यू इज इक्वल टू ओल्ड वैल्यू माइनस स्टेप्स इनटू स्लोप. ओके, तो आप यहाँ पे कुछ ये मान सकते हो कि यहाँ पे हमारी जो न्यू वैल्यू है, ठीक है, वो ओल्ड वैल्यू माइनस स्टेप इनटू स्लोप. तो ये स्टेप और स्लोप जो है वही हमारी धीरे धीरे जाने की क्या है, विधा है हमारी
तरकीब है, ठीक है। सो लेट्स रिकॉल द लॉस फंक्शन बिफोर मूविंग अहेड। तो भैया हम सबसे पहले लॉस फंक्शन को एक बारी वापस से रिकॉल कर लेते हैं आगे बढ़ने से पहले। तो हमारा लॉस क्या है? लॉस है हमारा हाउ रॉन्ग द मॉडल इज। ओके, सो हाउ यू कैन बी सो रॉन्ग हियर। तो बात यह है कि कोई कितना गलत हो सकता है, ठीक है, वही हमारा लॉस है, ठीक है। गोल हमारा क्या है यहाँ पे? हमारा हमेशा से गोल रहा है कि मिनिमाइज करो लॉस को। अगर लॉस 10 आ रहा है तो हमारी कोशिश रहेगी कि वो 0.01 आ जाए, ठीक है, अगर ये पॉसिबल हो तो, ठीक है। लॉस के कुछ प्रकार होते हैं, जैसा हमने पहले भी जाना है कि मीन स्क्वायर्ड एरर्स, ठीक है, मीन स्क्वायर्ड एरर्स। ये यहाँ पे हम क्या है, जो हमारा लॉस होता था उसको हम जब मॉडल को पीनलाइज करते थे तो वहाँ पे क्या करते थे, यहाँ पे जो भी वैल्यू आई, जैसे 2 वैल्यू आई तो 2 का स्क्वायर देते थे। मतलब वो इसको 2 कैलकुलेट ना करके चले, वो इसको ये कैलकुलेट करके चले कि भैया हमने 4 की गलती की है, जिससे भविष्य में ये गलती दोबारा रिपीट नहीं हो। और दूसरा है हमारा क्रॉस एंट्रोपी क्रॉस, ठीक है, हमारा क्रॉस एंट्रोपी लॉस। हाउ ग्रेडियंट डिसेंट वर्क, तो काम कैसे करता है? देखिए, सबसे पहली बात, हमारा ग्रेडियंट डिसेंट के कुछ 6 स्टेप यहाँ पे मैं बता रहा हूँ आपको। What it does is, like, first it picks random parameters values, then it make predictions, calculate errors, then calculate gradient, update parameters in the direction of negative gradient and repeat until convergence। तो यहाँ पे हो क्या रहा है कि सबसे पहले हम कोई एक रैंडम वैल्यू ले रहे हैं, ठीक है, वहाँ पे हमने प्रिडिक्शन किया। अब हमारे पास एक्चुअल वैल्यू है तो हमने उसमें कैलकुलेशन किया, हमने एरर्स देखी कि भैया कितने गलत हो आप, ठीक है। देन उसके बाद अब हमने अपना जो ग्रेडियंट है, जैसे मान के चलो कि अगर मैं कुछ यूं बनाता हूँ अपना ग्रेडियंट, और सबसे पहले हमारा ग्रेडियंट यूं था, तो अब हम उसकी नेगेटिव डायरेक्शन में ग्रेडियंट को ड्रॉ करेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैंने कुछ ज़्यादा ही इसको वो कर दिया है, तो एक बार मैं फिर से ड्रॉ कर देता हूँ आपके लिए। हमारा सबसे पहले मान लीजिए डिसेंट ये था, तो अगला डिसेंट हम थोड़ा घटाएंगे, उसके बाद अगला डिसेंट थोड़ा और घटाएंगे और घटाएंगे और घटाएंगे, ठीक है। तो इस पॉइंट पे घटाने का कोई मतलब रह नहीं जाता, क्यों? क्योंकि अब ये हमारा मिनिमा है, ठीक है। अब इससे ज़्यादा कोई चीज़ नीचे हो नहीं सकती, ठीक है। तो हम कुछ चरणों में ये चीज़ें घटाते आते हैं और वहाँ वहाँ तक लाते हैं जब तक हमारा कन्वर्जेंस नहीं हो जाता, ठीक है। कन्वर्जेंस मतलब अब हमारी वैल्यू बिल्कुल फ्लक्चुएट नहीं हो रही है। अगर हमको 2 चाहिए था, ठीक है, और मॉडल हमारा 0, लाइक 2.06 इस पे आके स्टक हो गया है, अब इससे नीचे नहीं आ रहा है, आपने कई इटरेशन करके देख लिए, तो यही हमारा हो गया यहाँ पे कन्वर्जेंस। अब इससे ज़्यादा कुछ नहीं किया जा सकता इसका, ठीक है। तो इट अपडेट्स पैरामीटर इन द डायरेक्शन ऑफ नेगेटिव ग्रेडियंट। तो यहाँ पे क्या है, जब दोबारा अपना जो ग्रेडियंट है स्लो, जब हमने अपना ग्रेडियंट या फिर जो स्लो बोल रहे हैं, अगर हमने उसको कैलकुलेट किया, कंप्यूट किया कि यहाँ पे इतनी वैल्यू आ रही है, तो हमने उसको फिर नेगेटिव डायरेक्शन में वापस से रीड्रॉ किया और वापस से सेम प्रोसेस जितनी है, ये हमारे 6 के 6 स्टेप, उनको रिपीट किया ये चेक करने के लिए कि ये फ्रूटफुल है हमारे लिए या नहीं है, ठीक है। द ग्रेडियंट, सो व्हाट इज द ग्रेडियंट? यहाँ पे हमारा ग्रेडियंट है क्या? ग्रेडियंट है भैया, ये आप ये मान के चलो कि हाउ मच लॉस चेंजेस इफ पैरामीटर चेंज। ओके, सो बेसिकली इट इज हाउ मच loss changes when we change parameters। तो यहाँ पे ये है ऐसा कि अगर हम पैरामीटर चेंज कर रहे हैं तो हमारा लॉस कितना बदल रहा है, ठीक है, घट रहा है, कितना घट रहा है, ठीक है। तो हमारा ग्रेडियंट कुल मिला के उसका पूरा का पूरा काम यही है, ठीक है। द ग्रेडियंट इज स्लोप ऑफ द लॉस फंक्शन। ओके, देयर आर 3 टाइप ऑफ स्लोप, दैट इज फर्स्ट वन इज स्टीप स्लोप। स्टीप स्लोप मतलब जो यहाँ पे आपको मिल रहा है,
ठीक है. Then comes flat slope, that is small updates. तो and then zero slope, that is minimum reached. तो आप कुछ इस प्रकार से समझ सकते हैं कि देखिए, when we are talking about this steep slope, this is the steep slope which we are looking at, okay. And when we judge from here, okay, what happens, there are chances that we might get a very huge error. So here what happens, like when here the gradient, like gradient descent, the slope calculation which we were talking about is higher here, because if we require the value of, let's say, 1, and in steep slope the value is coming around 4, so we need to make a lot of changes, we need to take bigger steps just to come near this value, okay. Then comes the flat slope, that is small updates, when we are talking about this thing, okay. We are talking about this thing here. What happens when we talking about the flat slope, what happens, like we are getting small updates, like if we are looking for 1, we are getting 1.2, 1.3, 1.4, and so on and so forth. So basically the flat slope is about having small updates. So in case of flat slope, the value, the gradient descent changes the parameters in very small, like denominations, okay. And then comes the zero slope. Zero slope is basically we have reached here, and in practical life it never reaches here, but we assume it to be having zero slope, okay. And it, like this graph will continue forever, and the value of this might never become zero as of now. In future there might be a possibility, there might be some models which can achieve that, but right now we don't have such kind of thing. So here when we reach the minimum, okay, minimum, yeah, sorry, so minimum, so zero slope is, like it is an ideal concept, we never, like we have never seen it, but we assume, like when we reach the convergence, we assume it as a zero slope, okay. Learning rate, basically learning rate क्या है, so learning rate controls how big each step is, okay. Small alpha, that is slow learning, okay. So let's say if we are talking about this slope, and we are changing just this, let's say if this is our gradient here, and we have changed this, we are taking a lot of time just to reach the perfect value. Large alpha overshoots minimum. So here when we are thinking it as this and our descent is this, and we immediately change it to here, there is a possibility that it might go beyond the minimum. Too large, that is it diverges it completely. So basically we want to reach here, but somehow it reaches there. यहाँ पे आप ये समझ के चलो कि आप क्रिकेट खेल रहे हो, ठीक है ना, तो वन टी वन हैंड जिसने भी खेला वो ये चीज़ को समझ सकता है कि भाई हमारे रूल्स होते थे कि फोर और क्या, या फिर वन टी वन हैंड के बाद अगर अपन छोड़ दें और हम अपने ग्राउंड में ही खेल दें, ठीक है, तो आप वहाँ पे देखोगे कि लोगों के घर आसपास हुआ करते थे, ठीक है, तो हम वहाँ पे रूल बना के रखते थे कि 6 अगर किसी ने मारा तो आउट हो गया, ठीक है। तो हमको 50 रन बनाने के लिए क्या करना पड़ता था, 50 रन बनाने के लिए हमको इक्का दुक्का और चौका, बस यही ऑप्शन रहते थे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लार्ज की बात करें तो यहाँ पे जो 4 है वो हमारे लार्ज पे आ रहा है, ठीक है। लार्ज पे कैसे आ रहा है कि कई बारी होता है आप 4 मारने के चक्कर में 6 मार देते तो आउट हो जाते थे, ठीक है। और जो स्मॉल स्टेप हो गए हमारे वो इक्का दुक्का, एक एक रन ले रहे हैं, दो दो रन ले रहे हैं, ठीक है।
और फिर 2 hours मतलब भैया हम तो बोले कि नहीं अब तुम मारो 6 इज अलाउड हियर, तो 6 मार दिया तो सीधी सी बात है अगर दूसरे के घर में बॉल चली गई तो वो कभी आपको देने नहीं वाला, ठीक है। तो लर्निंग रेट हमारा कुछ यूँ हो गया। देन कम्स द कन्वर्जेंस। Convergence is when updates become tiny and loss stop decreasing. Okay, so it might happen because of smooth descent, stable parameters and minimal errors. So convergence क्या है? convergence वो स्थिति है जब हमारे जो लॉस हैं वो बहुत छोटे हो जाते हैं और लॉस जो है हमारा मतलब हमारे अपडेट्स, जैसे अभी हम अपडेट दे रहे थे कुछ यूँ, ठीक है, फिर हमने ये दिया ये दिया ये दिया ये दिया ये दिया, ठीक है, फिर हमने अपडेट बहुत माइनर कर दिए। अब यहाँ पे मैं आपको ड्रॉ करके तो नहीं बता पा रहा हूँ, बट आप ये समझने की कोशिश करिए कि हमारे अपडेट के जो स्टेप हैं, पहले हम ये देते थे, फिर हम ये देते थे, फिर हम ये देते थे, ये देते थे। अब हमारे पास इतने का ही मार्जिन है, ठीक है, इतने का ही मार्जिन है, तो हम बहुत मतलब जैसे कि हम एंगल्स को भी पॉइंट में लेके चले गए हैं, ठीक है, कि अब इतना ही पॉइंट हम एंगल चेंज कर सकते हैं, अन्यथा हमारा मतलब कोई फ़ायदा नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। और ये होता कब है? जब भैया हमारा डिसेंट बहुत स्मूथ हो, ये एकदम ऐसा नहीं हो, स्मूथ हो, ठीक है, हमारा जो पैरामीटर्स हैं वो पूरे के पूरे स्टेबल हों, पैरामीटर्स हमारे इधर उधर जंबल नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल एकदम परफेक्ट चीज़ हमने दे दी है कि भैया अब इससे इधर उधर नहीं जा सकते आप, एरर्स बिल्कुल ही ख़त्म हो गई हों, मिनिमल एरर्स हों, ठीक है। Now we are going to learn about the types of gradient descent. Okay, so we have three type of gradient descent here. First one is batch gradient descent. Second one is stochastic gradient descent, that is also called as SGD, and third one is mini batch gradient descent. Okay, so in batch gradient descent, what happens, like we are, if we have 1,000 questions, okay, 1,000 different type of question, and we have given it to model in one go. So what will happen? Learning will be slow. It will be stable, but it will be slow. Stochastic gradient descent is like it is taking one sample at a time. One sample at a time. In batch gradient, the whole data set is used to calculate the gradient. Okay. And in stochastic, one sample at a time. That means if we have a sample which is giving the value of, suppose we want to enter 1 and we are having value of 9, then we have value having a value of 11, so each value will be calculated independently. We are going to have the gradient for each value. It is fast, okay, it is noisy, and it is good for large data set. Okay, तो आप कुछ इस प्रकार से इसको समझो कि ये तेज तो है भाई, ये एक ही कैलकुलेशन को एक बार में निपटानी है, ठीक है, बट नॉइजी है। नॉइजी क्यों? क्योंकि हमारी वैल्यूज़ पर पहुंचने के लिए हमको बहुत मेहनत लग रही है, ठीक है। मतलब अगर यहाँ पे 11 है और हमको 1 आ रहा है, ठीक है, तो इसके बीच में 10 की नॉइज़ है ना, ठीक। और अगर हमारे पास बहुत बड़ा डेटा सेट है, ठीक है, उसके लिए बहुत अच्छा है, ठीक है, बहुत अच्छा है कि लो भैया अब निपटो अपने से, ठीक है, हमने आपको दे दिया 1000, जैसे हमने 1000 वैल्यू दे दी, अब एक कैलकुलेशन एक बार में करो, सेकंड ऐसे करो, थर्ड ऐसे करो, फोर्थ ऐसे करो। हालांकि ये मिली सेकेंड्स में हो रहा है, बट स्टिल फॉर दैट ये मिली सेकेंड भी ज़्यादा हो सकता है। देन कम्स मिनी बैच gradient descent. Okay, so in mini batch gradient descent, what we do, we segregate them into small batches, and we use it to train our model. Like let's say if we have the batch of 100, we have divided those into small batches of 10, 20 or 25. Okay, and these small batches are used to calculate and train the model. Okay, and this is the most common in deep learning, so you are going to find it like most commonly in the deep learning models. Okay,
तो यहाँ पे क्या है हमारे पास, अगर हमने मिनी बैच की अगर हम बात करें, हमारे पास 100 का अगर डेटा है, ठीक है, तो या तो हम 10 के बैच बना रहे हैं, या तो हम 20 के बना रहे हैं, या तो हम 25 के बना रहे हैं, इवन 50 के भी बना सकते हैं, ठीक है, इट्स अप टू यू। तो हम क्या है एक बार में 100 उसको डायरेक्टली ना दे के छोटे छोटे पैचेस में दे रहे हैं कि लो भाई तुम पहले ये इतना सीख लो, फिर उसके बाद नेक्स्ट वाला इतना सीख लेना, फिर उसके बाद जो अगला आएगा वो कुछ ऐसा सीख लेना, ठीक है। रियल लाइफ एनालॉजी की अगर हम बात करें इसमें, तो सीधी सी बात है कि आप कुछ ऐसा समझो कि आप पहाड़ी से उतर रहे हो, ठीक है, बहुत धुंध है, बहुत कोहरा है, अच्छी ठंडी का मौसम है, आपको सिर्फ थोड़ा दूर ही दिख रहा है, ज़्यादा दूर दिख भी नहीं रहा। तो आप क्या कर रहे हो, जो स्लोप है उसके हिसाब से अपने स्टेप्स धीरे 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 ले रहे हो, और अंततोगत्वा अपनी जो डेस्टिनेशन है उस पर रीच आउट कर रहे हो, ठीक है। सो हियर इन दिस सिनेरियो, what you are doing, you cannot see the destination, so you are just taking small step based on the slope, the downward slope, and eventually you are reaching the lowest point, but here you cannot see the destination. This is the same idea, like model feels the slope, not the destination, so it never sees the destination, it just adjusts according to the slope. When gradient descent struggles, so when it struggles when we are not having the convex surface, learning rate is wrong, data is not normalized, too many parameters, poor initialization. सो अगर हम ऐसी बात करें कि अगर हमारी लॉस सरफेस जो है वो कॉन्वेक्स ना होके, अगर मैं कहता हूँ फ्लैट है या फिर कुछ यूँ है, बाउंसी है, उसमें क्रेटर्स हैं, ठीक है, यहाँ पे पीक्स हैं, वैलीज हैं, तो ये बताओ कि यहाँ पे लोकल मिनिमा आपका कभी इजीली पहुँच पाएगा? इसके चांसेस बहुत कम हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि बैड लोकल मिनिमा पे भी बॉल जाके आपकी सेटल हो सकती है। लर्निंग रेट इज़ रॉन्ग। भैया अगर हमको ज़रूरत है स्मॉल स्मॉल स्टेप लेने की और हम ऊंची जंप ले रहे हैं, तो फ़ायदा है क्या उसका? नहीं, ठीक है। डाटा इज़ नॉट नॉर्मलाइज, तो भाई डेटा जो है वो हमको नॉर्मलाइज करके इसको देना था, लेकिन हमने बोला कि नहीं भाई जो हमारे पास पड़ा हुआ है ले तो सीख खुद से। यहाँ पे भैया वो स्ट्रगल करता है, टू मैनी पैरामीटर्स। तो यहाँ पे अगर मैं वेट बात करता हूँ व्हीकल की और माइलेज की, ठीक है, व्हीकल का वेट और पहले हम माइलेज कैलकुलेट कर रहे थे, वेट ज़्यादा माइलेज कम, ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमने फिर इंजन कैपेसिटी डाल दी, ठीक है, नंबर ऑफ सिलेंडर डाल दिए, फिर उसके बाद टर्बो है या नहीं है ये सब डाले, सारे अगर हमने सारे पैरामीटर्स इसमें यूज़ कर लिए, तो जब ये इतने सारे पैरामीटर्स हो जाएंगे तो फिर ये स्ट्रगल करने लगता है। और पुअर इनिशियलाइजेशन, भाई हमारी शुरुआत ही अच्छी नहीं हुई। अब कहते हैं ना कि हमारी शुरुआत अच्छी नहीं हुई तो अंत कैसे अच्छा होगा, कई लोग ये चीज़ें मानते हैं, बट वी नेवर नो। तो यहाँ पे वो स्ट्रगल करता है, ठीक है। अब एक और उदाहरण हम लेके चलते हैं, ठीक है। वी आर जस्ट ट्रेनिंग अ हाउस प्राइस प्रिडिक्टर model here. So what we are doing, we are like adjusting the gradient descent according to the weight of the area, weight of the location store, weight of the number of rooms, and until predicted price matches actual price with the minimal error. So it's when we are talking about weight of the area, it doesn't mean that we are we are weighing the area of that particular thing, okay. We are not taking it as area is equal to kg, no, it's something else. It's basically the importance of that particular value, okay. So let's say in case of area, if it is countryside or it is posh area, okay, so in countryside you might get land for cheaper, and in posh area you might get very costly land. So weight of the area, this is basically the thing, this is weight of area. Location score, eventually when you are getting around countryside you are just having lesser amenities, and in posh area you are having a lot of opportunities, lot of like corporate and all the other stuffs, okay. Weight of the number of rooms, so basically this can be calculated in such a way
like if we are talking about it in such a way, like we are having rooms and area. So let's think it as uh, we are having like 10,000 square feet of land. Okay, we are having 10,000 square feet of land, and we have made room in every area. Like we have utilized almost 9,000 square feet. Okay, and in one case we have utilized 4,000 square feet. Okay, so which land is more likely to be developed? Basically, when we are having empty land, we can develop and we can make it our own way. तो यहाँ पे अब हम ऐसी बात कुछ इस प्रकार से कर सकते हैं कि देखिए, वेट ऑफ द एरिया, यहाँ पे हम एरिया के वजन की बात नहीं कर रहे हैं। वेट ऑफ द एरिया यहाँ पे हो गया हमारा उस जगह की इंपॉर्टेंस, उस वैल्यू की इंपॉर्टेंस, ठीक है। उसी प्रकार से लोकेशन स्कोर, नंबर ऑफ रूम्स, ठीक है। और ये चीज़ें तब तक क्या करते हैं, एडजस्ट करते जाना है जब तक हमको हमारा एक्चुअल वैल्यू के आसपास प्राइस नहीं मिल जाए, एरर्स मिनिमम नहीं हो जाए, ठीक है। तो आप कुछ इस प्रकार मान के चलो कि आप अगर गांव के पास ले रहे हो, ठीक है, गांव के पास ले रहे हो, तो वहाँ पे आपको सस्ती ज़मीन मिलेगी, और उस ज़मीन का प्राइस जो अप्रिशिएट होने में उसमें भी टाइम लगेगा, ठीक है। लेकिन आप यही शहर के बीचों बीच ले रहे हो, तो भाई वो ज़मीन भी महंगी है और उसका प्राइस बहुत जल्दी जल्दी अप्रिशिएट होता है। क्यों? क्योंकि वो जगह ऐसी है जहाँ पे डेवलपमेंट बहुत जल्दी होगा। क्यों? क्योंकि वो हमारे हो सकता है सिटी का इकोनॉमिक सेंटर हो, ठीक है। वेट ऑफ द लोकेशन स्कोर, सीधी सी बात है, गांव में एमिनिटीज़ कम है, चीज़ें कम हैं, तो वो जो लोकेशन है वो उतनी ऑप्टिमल नहीं है अगर हम कोई एक बिजनेस या ऐसी कोई चीज़ करना चाहते हैं, ठीक है। और यही चीज़ अगर हम शहर के बिल्कुल शहर में या फिर शहर के एकदम से आसपास, जो कि हमारे शहर की बाउंड्री से जुड़ा हुआ एरिया है, वहाँ पे उसकी इम्पोर्टेंस ज़्यादा होगी, तो वो लोकेशन अच्छी मानी जाती है, ठीक है। वेट ऑफ द नंबर ऑफ रूम्स, तो यहाँ पे कुछ आप ये मान के चलो कि अगर आपका फ्यूचर प्लान है कि भाई हम अपना घर अच्छे से बनाएंगे, तो अगर आपको बने हुए रूम मिल गए, ठीक है, यहाँ पे मल्टीपल रूम बने हुए मिल गए, तो आपको चांस है क्या कि आप अच्छे से बना पाओ? शायद नहीं, ठीक है। तो यहीं पे हमारा काम क्या आता है, अगर हमारे पास खाली लैंड है, ठीक है, वहाँ पे हम अच्छे से रूम बना सकते हैं, अपने हिसाब से अपना घर वापस बिल्ड कर सकते हैं। तो लैंड का जो प्राइस है वो अप्रिशिएट होता है, लेकिन जो हमारा रूम है, जो हमारा कंस्ट्रक्शन है, वो डिप्रिशिएट होता है साल दर साल, ठीक है। तो और ये सारी जब पैरामीटर्स, जो हमारे 3 पैरामीटर्स हैं, उनको जब हम यूज़ करते हैं अपना प्राइस प्रिडिक्ट करने के लिए, तब जाके अगर हमारी जो हमारी प्रिडिक्टेड प्राइस है वो अगर एक्चुअल प्राइस के पास आ गई बिल्कुल, और एरर बिल्कुल मिनिमम है, तब हम अपना जो ग्रेडियंट डिसेंट है उसको एडजस्ट करना बंद कर देते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे हम अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।